नमस्ते स्टूडेंट्स। आप सभी को नमस्कार। जो लोग कक्षा 8 में नहीं हैं हालांकि, लेकिन उनको सिर्फ ज्ञान लेने के लिए आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें जो लेसन है, तो देखिए आज हम कक्षा 8 की जो इतिहास की पुस्तक है हमारे अतीत, जो भाग 3 है। जैसा कि आप कक्षा 6 में भाग 1, कक्षा 7 में भाग 2 और आप भाग 3 है, इसको हम देखेंगे, पढ़ेंगे, जानेंगे। इसका जो पहला अध्याय है, पहला जो लेसन है, कैसे, कब और कहाँ, इसको लेकर चलिए हम पढ़ते हैं बिना देरी किए और साथ साथ समझते चलते हैं कि इस अध्याय में क्या कुछ लिखा है। तो हेडिंग है, आप देखें, तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए, इसको बारे में हमने अपने 6ठी क्लास में भी देखा होगा। इसके बारे में ईसा पूर्व के बारे में आपने पढ़ा होगा। ईयर्स भी कितने महत्वपूर्ण होते हैं और इतिहास में तो इनका बहुत लेना देना है। चलिए आगे। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे उसी में। कब किस राजा की ताजपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्म बहसें चलती थी। मतलब खास फोकस इसको दिया जाता था, कहने का मतलब है। आज समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। तो आम समझ के हिसाब से जनरल आइडिया सिर्फ इतिहास का लेना देना सिर्फ तारीखों से था, यानी संकीर्ण कहीं ना कहीं मान लीजिए इसका मीनिंग हो गया था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा, इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते जाओ, तारीखें रटते चले जाओ। अक्सर सुनने को मिल जाएगा। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? देखिए, आप भी देखेंगे, क्या इतिहास से मात्र तारीखों का ही लेना देना है? क्या सिर्फ तारीखें ही मुख्य हिस्सा है इतिहास का? चलिए आगे देखते हैं और उसको समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलाव के बारे में ही होता है। तो देखिए, एक चीज़ तो पक्की है कि कैसे पहले के समय में किस तरह की चीज़ें आई, फिर उसके बाद कौन सी नई चीज़ें बदली। जैसे कि अंग्रेज़ों का शासन था, आप जानते हैं, भारत में। फिर अंग्रेज़ों से कैसे आज़ादी पाके और हमने अपना स्वतंत्रता हुए, आपको पता है। तो इतिहास की बात हो गई। कैसे कैसे परिवर्तन हुए, मतलब अंग्रेज़ों के आने से पहले कौन से शासक थे यहाँ पर। भारत में मुगलों का शासन था। उससे पहले आप जाएंगे, बौद्ध साम्राज्य भी आपको मिलेंगे भारत में। उससे पहले जाएंगे वैदिक काल, कुछ इस तरह की चीज़ें और आपको सुनने को मिल जाएंगी। ऐसे ही कई भागे हैं। इसका संबंध इस बात माफ़ कीजिए इसका संबंध इस बात से है कि इतिहास में चीज़ें किस तरह की थीं और उनमें क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं। हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। अक्सर पहले क्या था और अब क्या था, पहले की सरकार कैसे थी, अब की सरकार कैसे है, कुछ इस तरह से तुलनात्मक रूप से कंपेयर करते हैं, कहने का मतलब है। चलिए आगे। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम अपने आसपास की चीज़ों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीज़ों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिख रहा है वह हमेशा से ऐसे ही रहा हो। तो जनरली कहाँ सोचते हैं, बताइए। आज हम जो देखते हैं, जो शासन व्यवस्था है, कौन चाह रहा है? हर दिन हम बात करते हैं क्या कि अंग्रेज़ों से कैसे हमने आज़ादी पाई। हर बार नहीं, खास मौके पर कई बार बात कर लेते हैं, लेकिन रोज़ कौन जिक्र करने जाता है अक्सर। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफ़ी पीने का चलन शुरू कब से हुआ होगा। देखिए, अक्सर अगर आप ध्यान दें अगर इस पर, तो चाय तो हम भी पीते हैं, जनरली लोग पीते हैं, लेकिन बताइए कब से स्टार्ट हुआ होगा अपने आप में, है कि नहीं? ये अपने आप में थोड़ी जानने का विषय हो गया। जिज्ञासा अपने आप पैदा करेगी ये चीज़। चलिए आगे। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस ज़माने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीज़ों की जानकारी कैसे मिलती थी। देखिए, बिल्कुल। और नहीं अगर आपने सुना तो देखिए, इस किताब को पढ़ने के बहाने आप आ जाइए और इंटरेस्ट लें, इसको रुचि लें और जानने की कोशिश करें कि हम क्या, किस तरह से, और ये आपको खुद जिज्ञासा पैदा कर सकती है जो प्रश्न आ रहे हैं आपके साथ में। देखिए, बाय लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं, पूना के दरबार में संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट 1790, तो 1790 में आप देखिए अंग्रेज आए थे और आपको पता है कई सारी संधियाँ करते थे वो। चलिए, दाएं साइड पे ही आप देखेंगे एक आपको चित्र मिल सकता है। चित्र 1 आप देखें,
ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। देखिए, ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। शास्त्र तो पता है हमारे यहाँ पे आपको कई सारे हैं, शास्त्रों को भेंट करते हुए एक फोटो में दर्शाया गया है। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 का है। ये रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। देखिए, आपके लिए ये विषय हो सकता है किसने तैयार किया था, या एक प्रश्न आ जाएगा, मान लिया ऐसे ही प्रश्न बनते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम दिया, तो वो थे रेनेल। ये भी हो सकता है कब दिया, तो ऑप्शन भी याद रख ले, थोड़ा इंपॉर्टेंट कई बार हो जाता है, क्योंकि कई बार तथ्य पूछ लेते हैं एग्जाम्स में, कहीं आप जाएंगे कंपेयर एग्ज़ाम देंगे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, या बेसिकली डाटा या संख्या को जानने से नुकसान तो नहीं है कम से कम, इसलिए एक बार ध्यान रख लेना चाहिए। चलिए आगे। भारत पर अंग्रेज़ों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हैं। देखिए, गतिविधि भी आपके लिए दी एक्टिविटी। चित्र 1 को ध्यान में से देखें। यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है, तो इसको याद कर सकते हैं। जो अंग्रेज़ों ने किस तरह से हमें गुलाम बनाया, उसकी परिस्थिति को आप अपनी इमेजिन भी कर सकते हैं, या जो आपको लगता है उसके बारे में लिखें अगर आपको लगता है तो किस तरह से उन्होंने क्या इमेजिन कर सकते हैं इसको देखकर। चलिए पेज नंबर 2 पर देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है, जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक एक दिन सुबह सवेरे चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी ज़ुबान पर चढ़ा था। तो देखिए, जो ज़ुबान है हमारे जीभ पर, जैसे समझ लीजिए जो आदत पड़ी हमारे ज़बान पर, और चाय का नाम लेते हैं जो बार बार हम, और एक दिन में नहीं आया, मतलब इसके अपने आप में हिस्ट्री भी है कैसे आया। चलिए आगे देखते हैं। इस तरह की प्रक्रियाओं के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती, तो एक पर्टिकुलर डे हम नहीं बोल सकते अपने आप में। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते, एक फिक्स डेट जो इस दिन इस्टेब्लिश हो गया शासन अंग्रेजों का, नहीं बता सकते। चलिए आगे। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ, या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, कैसे एक दिन खास दिन को हम बोल दें इस तरह से। चलिए आगे। ये सारी चीज़ें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की ही बात कर सकते हैं। एक समय सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे, तो एक पर्टिकुलर साल होगा, उस तरह से हम पहचानने लग जाते हैं। चलिए आगे। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। देखिए, ध्यान रखिए, ये भी अपने आप में इतिहास का मतलब ही सिर्फ इन तारीखों से बड़ी बड़ी घटनाओं, जो राजा महाराजा जो लड़ा करते थे उन्हीं को माना जाता था। तो एक तरह का पूर्वाग्रह और ये इस तरह की जो सोच बनती चली आई, तो उसके शिकार एक तरह से रहे, और ये आदत बन गई हमारी, हम उसी तरह से देखने लगे। आगे देखें। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह, देखिए इंग्लिश में इसको हिस्टोरियन बोलते हैं, तो इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा, और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है, और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। तो देखिए, लोग भी ऐसा नहीं कि आज ही रहे हैं लेखक, प्राचीन काल से ही हमेशा हर देश में लोग रहे हैं, लिखने वाले रहे हैं। तो कम से कम ये चीज़ें जो अभी हमने नाम लिया कि कब विवाह होगा, इसके करीब तारीख हो सकती है, एक फिक्स डे को होता है, आपको पता है, और वो तारीख लिखी होगी तो हम जान सकते हैं आज की तारीख को। जैसे 15 अगस्त 1947 एक पर्टिकुलर डे को घोषित किया है ना, तो घोषित रूप से हो गया ना डिक्लेयर, तो हमें याद है ये तारीख भी। चलिए आगे। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में आपने देखा है, अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे। तो देखिए, राजा महाराजा की बात नहीं, आम लोग की बात, जिस पर अक्सर हम भूल जाते हैं कि सिर्फ इतिहास राजा महाराजों का कोई है, आम लोग भी तो रहे थे, आम लोग का भी तो जीवन था, कैसे रहा करते थे, इसको भी तो जानना चाहिए।
चलिए आगे। वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले, कैसे उनमें बदलाव है रहन सहन के ढंग में। समाज जो अंग्रेज़ों से पहले किस तरह से थी, अंग्रेज़ों के आने के बाद किस तरह से समाज में परिवर्तन आया, अंग्रेज़ों ने क्या कानून लाए, कुछ इस तरह की बातें। चलिए आगे देखते हैं। ये जो शीर्षक है, कौन सी तारीखें। कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। तो देखिए, तारीखें अपने आप में कोई इंपॉर्टेंट है, एक घटना से उसका संबंध होता है, इसलिए उस तारीख हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसे कई तारीखें आपकी डेली लाइफ में जा रही है। एक खास देखिए, आपके घर में लग रहा है कि एक खास दिन, मान लीजिए आपके परिवार में ही कुछ ऐसी घटना घटी, कोई अच्छी घटना घटी, आपके किसी छोटे भाई का जन्म हुआ मान लीजिए, तो आपको डेट हो सकता है याद हो जाए। हाँ, या आपके आसपास किसी के, आपके जो मान लीजिए चाचा हों, तो उनकी से अगर शादी हुई आपके देखने में, तो आपको हो सकता है डेट वो याद हो जाए। या जिसको आपको ज़्यादा लगाव हो सकता है, घर में टीवी आया तो आपको याद आ सकता है, घटना को देख के दीपावली के वक्त में आया था या ऐसा कुछ, वो हम कई बार कर लेते हैं, एसोसिएशन हो जाता है। चलिए आगे। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरू होते थे। तो देखिए, यहाँ एक प्रश्न बन गया, प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, होते थे। और आखिरी वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं नाम, आखिरी वायसराय के साथ खत्म होते थे। तो ये प्रश्न आ सकता है, तो भारत के जो अंतिम जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड वायसराय, माफ़ कीजिए, लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए आगे। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लीटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। चलिए आगे। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों पर महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। तो सिर्फ कौन वायसराय है, इनकी क्या पॉलिसी थी, बस इस तक। आम लोगों की ज़िंदगी से मतलब नहीं था, ये कहने का मतलब है। चलिए आगे देखते हैं। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? तो ये प्रश्न इससे जुड़ा। चलिए आगे जाने से पहले एक हिस्सा छूट गया, पिछले पेज पर ही, पेज नंबर 2 पर आप देखेंगे एक चित्र दिया है, लिप्टन्स टीज लिखा हुआ है, कॉफ़ी एंड प्रोविजंस, कुछ इस तरह से चित्र है। नीचे देखें, चित्र 2, विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए हैं और किस तरह नई रुचियां चलन में आईं। 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर में पीछे की तरफ एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कन्नॉट की पदवी दी गई थी। तो एक प्रश्न, 2-3 प्रश्न यहाँ बन जाएंगे, ये आप ध्यान रख लें। क्या है पता है, आपके एग्जाम में किसी में भी ऐसा आ सकता है। ध्यान साथ साथ देते हैं कि ड्यूक ऑफ कन्नॉट की पदवी किसे दी गई थी? तो राजकुमार आर्थर को। चलिए, जहाँ से हमने छोड़ा था पेज नंबर 3 पर देखते हैं फिर से। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे, कुछ जुड़ाव रहे एक तरह का, है ना। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियाँ कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि देखिए अंग्रेजों का राज था,
अपने को प्रायोरिटी ज़्यादा देते थे, प्राथमिकता वरीयता आप कह लीजिए। तो अपनी बातें ज़्यादा करते थे। आम लोग जो भारतीय थे उनकी बातें कोई करते थे, वो अंग्रेजों की नीतियाँ, हाँ, इनके बारे में ज़्यादा इनका जुड़ाव था। आम लोगों की ज़िंदगी से ज़्यादा मतलब इनको नहीं था। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। और देखिए हमने ऐसा क्यों कहा, क्यों महत्वपूर्ण हो जाएंगी? क्योंकि देखिए इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का है क्या? क्या इतिहास का मतलब सिर्फ राजा महाराजा होंगे? क्या हम लोग नहीं होते, इंसान नहीं होते? क्योंकि राजा भी एक इंसान है, ध्यान रखिए। तो क्यों एक खास कोई प्रायोरिटी दी जाए, प्राथमिकता दी जाए? आम लोग भी तो हैं। एक नए सिलसिले से, एक नए ढंग से देखने की कोशिश करेंगे इस इतिहास की पुस्तक में। चलिए आगे, हम अवधियां कैसे तय करते हैं? 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये किताब, ये आप याद रख सकते हैं नाम, किसने लिखा, और नाम आपको पता है, जेम्स मिल, ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश, इन 3 कालखंडों में बांटा था। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं। देखिए 3 इसके जो भाग थे, इन्होंने कैसे बांटा उसको? धर्म के आधार पर इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में। चलिए आगे, कालखंडों के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है? चलिए आगे देखते हैं। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये भी ज़रूरी है, किसी खास समय में कुछ कल्चर रहा विशेष रूप से, उसको जानना ठीक रहता है। तो देखिए जैसे हम कहेंगे कि मुगल काल में, जब हम बोलेंगे मुगल पीरियड, तो देखिए वो अलग था ना, अंग्रेजों के आने से पहले जो मुगल पीरियड था और उसके आने के बाद, तो हमें एक अलग अलग नाम देना ठीक भी रहेगा कि मुगल काल था। देखिए उसके बाद में अंग्रेज आते हैं, तो उसके अंदर एक खास विशेषता थी। जब मुगल काल था, अंग्रेजों के आने के बाद चीज़ें बदली अवश्य, आप जानते हैं, उनकी पॉलिसी अलग होंगी, तो ये ठीक रहता है, आसान भी कर देता है और जानने में हमको, है ना, क्योंकि अलग अलग उनकी पॉलिसी भी तो रही होगी। चलिए आगे, इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि में दूसरी अवधि के बीच आए बदलाव का क्या महत्व होता है। चलिए आगे देखते हैं। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। तो देखिए आगे बढ़ने से पहले हम देख लें, तो आपको नज़र आ गया कि जेम्स मिल के अंदर क्या दिमाग उनका था। एक पहले से एक सोच जो उन्होंने बनाया था, परसेप्शन कह लीजिए, तो वो काम कर रही थी इसके पीछे। चलिए ऊपर देख लें, एक तस्वीर दी हुई है, चित्र। वारेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। तो देखिए वो तो हमने पहले देख लिया था, पहले थे 1773 बने थे, ये भी हमें ध्यान रख लेना है। आगे देखें, इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। तो देखिए कैसे पिक्चर दिखा रखी, आपको नज़र भी आ रहा है। चलिए नीचे गतिविधि देख लें। एक्टिविटी, अपनी माँ या परिवार के किसी अन्य सदस्य से बात करके उनके जीवन के बारे में पता लगाएं। अब उनके जीवन को अलग अलग काल खंडों में बांटें और प्रत्येक अवधि की महत्वपूर्ण घटनाओं की सूची बनाएं। स्पष्ट करें कि आपके काल खंडों को, आपने काल खंडों को किस तरह तय किया है। तो ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं अपने घर में भी, आसान रहेगा। इसके महत्व को आप समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड जो अलग अलग होते हैं उसके बारे में ये उदाहरण, ऐसा आप एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक रहेगा। उदाहरण के लिए आप जान सकते हैं कि उनका जन्म कब हुआ, है ना, उनकी शिक्षा जो प्राथमिक शिक्षा वो कब तक हुई, ये आप पूछ सकते हैं। विवाह कब हुआ, कुछ इस तरह से मेन जो इंसिडेंट हुए जीवन में उसको लेकर जो भी हो, अलग अलग हो सकते हैं वो, बिल्कुल। चलिए अगले पेज नंबर 4 पे हम देखते हैं। मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था, यानी वो सभ्य बनाते, ये मान के चले थे कि अंग्रेज सभ्य हैं और वो सभ्य बनाएंगे भारतीयों को। इस काम के लिए ज़रूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए।
तो भाई ज़रूरी था, क्योंकि इनको सभ्य बनाना था। इनके तरीके के हिसाब से हम असभ्य थे, यानी कि जो भारतीय के लोग थे वो उस टाइम पे जो प्राचीन वो असभ्य थे। और ये सभ्यता सभ्य बनाने के लिए इस तरीक़ों से देखिए जो भी इनका तरीका रहेगा वो तो लाएंगे, उसके लिए अपनी मिशनरी खोलेंगे, अपने तरीके बताएंगे, अपने आर्ट्स उनके इंस्टीट्यूट से इंग्लिश को बढ़ावा देना, जैसे कि कानूनों को, तो ये कोशिश करनी थी उनको। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए, सारी टेरिटरी पर, ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता, प्रोग्रेस नहीं कर सकता। आगे देखें, इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। तो अंग्रेजी जो थी अपने आप में, यही अंग्रेजी शासन तो कह लीजिए प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन का अपने आप में सिंबल थी। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? तो एक अच्छा प्रश्न अपने आप में कि क्या वो जो मान के चले थे जेम्स मिल वो अपने आप में सही है, या वो अपनी हिसाब से और अपने को बड़ा दिखाने के लिए, सुपीरियर, श्रेष्ठ दिखाने के लिए वो ऐसा कर रहे थे, या उनका अपना फ़ायदा भी था इसमें? कहने का मतलब ये है, हो भी सकता है और था, बिल्कुल हम जानते हैं अंग्रेज़ों का अपना फ़ायदा था। अपने किस लिए रेलवे का उन्होंने निर्माण किया? हमारे सुख के लिए कि अपने सुख के लिए उन्होंने किया था? हालांकि उसका अपने बाद में फ़ायदा उठाया, उस वक्त भी उठाया, लेकिन अंग्रेज़ों ने जिस मकसद के साथ किया था वो मकसद उनका फ़ायदा था, अंग्रेज़ों का अपना फ़ायदा था पहले, इसलिए। चलिए आगे, क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की ज़रूरत क्या है? धर्म की क्या ज़रूरत है बताइए, बताने की? खास धर्म का शासन था, राजा अलग अलग रहे, और लेकिन लोग तो रहे थे उस वक्त भी, हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे। अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। ये बड़ी बात है, देखिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था, उनका एक धर्म नहीं था। अंग्रेज़ों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। तो देखिए अंग्रेज़ों के अपने सुझाव जो थे उनको हटाकर दिखाया, फिर भी हम एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न, इस तरह से जो इंग्लिश में कहा जाए डिवीज़न करते हैं। इस विभाजन को भी की भी अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम जिसके साथ भी ऐसी बात नहीं है। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई तो वेस्ट से है। देखिए ये भी पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। तो देखिए आधुनिक जब हम कहते हैं उसका मतलब क्या होता है? मॉडर्न एरा। तो ये देखिए ध्यान रखने वाली बात है। आगे देखें, उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेज़ों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी। तो देखिए वो मॉडर्न बना तो रहे थे अपने विचार के हिसाब से, लेकिन क्या वास्तव में सच था? कितनी गुलामी की पीड़ा से लोग गए थे, कितनों को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया, कई सारे अपने अपने एक्ट बनाए, नियम बनाए उसके तहत, और लोगों के साथ अब कितना दुराचार किया है, कितने कष्ट दिया उन्होंने। बताइए कहाँ समानता थी, कहाँ स्वतंत्रता थी, कहाँ मुक्ति थी? क्या वो मुक्ति थी, वो गुलामी? तो हमें सतर्क रहना चाहिए। और इतिहासकार भी जो इन्होंने लिखा, और ये अच्छी बात है यहाँ पे कि किसी की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, तो अपने आप में हमें उसका और अध्ययन ढंग से देखना चाहिए कि सच क्या है वास्तव में, रियल में। चलिए आगे, ना ही आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। तो विकास तो अंग्रेजों का हो रहा था, क्या आम भारतीय लोग का पैसा था? वो पैसा तो ब्रिटेन में जा रहा था। जो अच्छी जीवन जी रहे थे अंग्रेज जी रहे थे, भारतीय जी रहे थे क्या? तो ऐसा बिल्कुल नहीं था। कुछ भारतीय थे जो वहाँ काम करते थे, उनकी जीवन सही भी थी, लेकिन देखिए ज़्यादातर जो आम जनता थी भारत की, कष्ट से गुजर रही थी, गुलामी की पीड़ा से। नील की खेती ज़बरदस्ती करवाया जाता था, नशे के उत्पाद का ऊपर रक्षण कराया जाता था, उनकी मनमर्जी चलती थी अंग्रेज़ों की। इसके लिए कई आंदोलन चले, गांधी जी का आपको पता है, बिहार में चंपारण के, तो ऐसे कई आंदोलन हुए। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। तो बजाय मॉडर्न एरा कहने के, ये औपनिवेशिक युग था, कॉलोनियल पीरियड जिसे कहा जाए। तो ये कॉलोनियल एरा कह लीजिए आप, कॉलोनियल एरा जिसे हम कहते हैं, उस टाइम पे जो अंग्रेज रहे, जब भारत गुलाम था। चलिए आगे देखते हैं, औपनिवेशिक क्या होता है?
इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया, अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल्य व्यवस्थाओं, मूल्य मान्यताओं, जो मूल्य होते हैं, वैल्यू सिस्टम होता है, वो पसंद नापसंद, रीति रिवाज, कस्टम व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को यानी प्रोसेस को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। चलिए आगे, लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। ये ध्यान रखिए, हमारे अतीत का मतलब क्या है, यानी इसमें एक की बात नहीं है, कईयों का ही अपने आप में इतिहास है। चलिए आगे पेज नंबर 5 पे ही देखते हैं हम किस तरह जानते हैं भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, आपको भी उत्सुकता होगी, हाँ, आप में से कुछ क्यूरियस होंगे कैसे होता है, कैसे लिखते हैं ये सब। प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। तो देखिए, जैसा कि अभी भी है, जो प्रशासन है, जो काम कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन, देखिए कुछ ना कुछ तो हमेशा जो डाटा होते हैं एक समय का, जैसे जनसंख्या कितनी है, जैसे 2011 में वो लिखा गया ना, तो कभी भी इतिहास में जब ये आज का समय इतिहास हो जाएगा 100 साल बाद, तो ये कैसे हम जान पाएंगे कि 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी थी। उम्मीद आप समझ पा रहे हैं बात को। चलिए आगे, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं, तो वो भी तैयार रखते थे अपनी ओर से। अंग्रेज़ों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना ज़रूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेज़ों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम में होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसे हम आर्काइव कहते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों, मेमोरेंडम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहाँ आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं, या आप ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारी को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेज़ों या डॉक्यूमेंट्स की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थीं। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं, सुलेखनवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई, अगले पेज नंबर 6 पर, तकनीक भी फैलने लगी थी। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम पिछले पेज का यानी पेज नंबर 5 में जो चीज़ें दी गई हैं साथ में उनको भी देख लेते हैं। पहले तो चित्र 4 देख लें। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। ये बना था जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। चलिए स्रोत 1 देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कुछ। गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्टें। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में, आप इसी पेज नंबर पर है, पेज नंबर 5 पे आप देखेंगे स्रोत 1 लिखा है जो साथ में, गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्टें मिल रही थी, उनके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। 1946 में एक विद्रोह हुआ था, आप
जानना चाहे तो और जाके जाने, नेट पर जान सकते हैं इसके बारे में। देखते हैं वो बम्बई, इस बात का इंतज़ाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। चलिए आगे, कराची, इन 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। विशाखापट्टनम देखिए, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस, हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 है। फाइल संख्या भी दी हुई है, आप देखेंगे 5/21/46। गृह कोष्ठक ब्रैकेट में आप राजनीतिक देखेंगे, भारत सरकार उस समय की थी वो, उस रिपोर्ट में सब ये बातें दर्ज हैं। चलिए आगे, पेज नंबर 6 पर हम आ जाते हैं, जहाँ से शुरुआत करना है हमें। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेज़ों की कई कई प्रतियां बनाई जाने लगी। चलिए अगले शीर्षक पर लिखते हैं, सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण यानी सर्वे जिसे हम कहते हैं का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेज़ों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना ज़रूरी होता है। तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण बात है भी, उनको भी लगा, तो उन्होंने ध्यान रखा इसका। चलिए आगे, 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गाँव में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहाँ मिलने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। कौन सी फसल होती है, मिट्टी किस प्रकार की, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, जीव जंतु हैं, सब। आगे देखें, अंग्रेज़ों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना ज़रूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जो आज देख रहे हैं, जनगणना 10 साल पे होती है। शुरुआत हो गई थी वहाँ पे अंग्रेजी शासन से। तो ऐसा नहीं था कि हमने कुछ भी नहीं लिया, अंग्रेज़ों से हमको भी मिला है। बेशक उनके इरादे गलत थे, लेकिन हमने तो सीखा ना उनसे, उनकी अच्छी चीज़ें थी उनसे हमने ले लिया। चलिए आगे, जनगणना के लिए जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में, क्या ऑक्यूपेशन है उनका, ये सब जानकारी इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातात्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। तो ये सारी बातें कि देखिए लोग किस प्रकार के हैं, वहाँ की प्राचीन जो चीज़ें मिली हैं वो किस प्रकार की थी। जैसे हड़प्पा, आपको पता हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई देखिए इसी टाइम पे तो हुई थी, तो वो जाना गया था। इसी का कारण साइंटिफिक अपने आप में जो चीज़ें थी यहाँ पर, इस तरह के जीव जंतु थे, पेड़ पौधे खास, है ना, तो दवाइयों के काम भी आने वाले थे, जो ऐसी कई चीज़ें। चलिए नीचे और अपना देखते हैं, और जो अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, इस शीर्षक पर। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी, पेज नंबर 7 पे अब देखते हैं, रिकॉर्ड हैं। इनमें हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते हैं, माफ़ कीजिए क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। तो उनका इंटरेस्ट किस में था, उनके फ़ायदे की चीज़ कौन सी थी, तो उनको ध्यान रखा था उन्होंने, ये ध्यान रखिए। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझाने में मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते हैं और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। एक्शन का मकसद क्या था, इसके पे कुछ बात नहीं हुई। रिकॉर्ड्स फैक्ट पर आ रहे थे। तो हमारे लिए तो ज़रूरी ये भी है ना कि उससे लोगों पर क्या प्रभाव पड़े, ये सब भी, ये भी तो जानना होगा ना। देखिए यहाँ पे चित्र 5 आपको पेज नंबर 6 पे आपको दिख रहा होगा, शरीफे का पौधा, आपने देखा भी होगा शायद, आप में से कुछ ने नहीं देखा तो आप देखें ज़रूर। गूगल करके देख लें, आप कभी जाएं, कभी खेत वेत में आप देख पाएँ, गाँव में। अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा की जाती थी।
इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से मंगवाए जाते थे, वहाँ के लोकल लोग थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो ये चित्र है शरीफे का पौधा, 1770 का दशक, देखिए उस वक्त का है ये। देखिए नीचे अभी एक तस्वीर आपको मिल जाएगी, चित्र 6। बंगाल में मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 की तस्वीर है। देखिए वो जो किस तरह से मैपिंग कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, उसके बारे में देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। तो इसके प्रयोग पर और इसके इस्तेमाल पर काफ़ी जोर था। अंग्रेज़ों ने काफ़ी ढंग से अपनी फ़ायदे के लिए इन्होंने कोशिश की थी, उसके बारे में ये सब बातें। आप यहाँ पे एक चित्र भी देख सकते हैं, चित्र 7, 1857 की विद्रोह हुई। 1857 की विद्रोह, पेज संख्या 7 पे आप देखेंगे तो दिख रहा होगा आपको। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857, देखिए ये बहुत ज़रूरी बात है। चित्रकार क्या किसको फोकस ज़्यादा कर रहा है, उस बात को ध्यान रखें किसी फ़ोटो में। ये देखने के लिए एक नज़रिया आप नया सोच सकते हैं कि ये नहीं कि आपको कुछ भी लग रहा है देख रहे हैं, चित्रकार क्या चाहता है आप देखते वो हैं खास तौर पर। चलिए आगे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेज़ों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे, इसके बारे में ठीक से हम और पढ़ेंगे। लेकिन क्या ये सस्ता वास्तव में, जो कि नहीं था, हम जानते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल साबित होता है। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, तो इस तरह के जो अकाउंट हैं, ये सारी चीज़ें तीर्थ यात्रा लेकर घूमने आज भी जाते हैं। जैसे आपको पता है धार्मिक स्थलों पे लोग पहले भी जाया करते थे, तो ये भी तरीका होता है जानने का। चलिए आगे देखें। महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफीज़ और स्थानीय बाज़ारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो अपने तरीके से उन्होंने लिखा, लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे हैं जो पढ़ना लिखना जानते थे। तो देखिए है ना, कि लिखेगा कौन, जो जानता है अक्षरों की पहचान, यानी पढ़ा लिखा हो कोई भी। आगे देखें। इनसे यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर या सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभव से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिश करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं। जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे आपको यह बात समझ में आने लगेगी। चलिए इसी पेज पर हम स्रोत 2 ऊपर की साइड देखेंगे, राइट साइड में दाएं। इंसानों के खाने के लायक नहीं है। देखिए क्या है। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइंस बावर्ची खाने से आने वाले घटिया भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइंस की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उससे जानवर तक नहीं खा सकते। ये हिंदुस्तान टाइम्स का देखिए, जो आज भी हिंदुस्तान टाइम्स मौजूद है। 22 मार्च 1946 का है ये वाक़या, ये जो खबर है।
चलिए गतिविधि देखते हैं। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है, स्रोत 1 और 2 को देखें, क्या आपको प्रतिवेदनों, देखिए जो रिपोर्ट्स होते हैं उसको हम रिपोर्टिंग जो होती है उसको प्रतिवेदन ही कहा जाता है, कि स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फ़र्क लगता है। तो देखिए आप इसमें थोड़ा विचार करेंगे तो आप स्पष्ट तौर पर पाएंगे भी कि इसमें स्पष्ट अंतर है। तो चलिए एक एक करके जो गतिविधियाँ दी गई थी शुरू से ही, उन गतिविधियों पर एक बार नज़र दौड़ाते हैं और उनके पॉसिबल जो आंसर्स हो सकते हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए पेज नंबर आप जो 1 नंबर पे जो गतिविधि दी गई थी कि चित्र 1 को ध्यान से देखें, यह चित्र किस प्रकार उपनिवेशवाद का बोध कराता है। तो देखेंगे आप इस चित्र के अंतर्गत, तो यहाँ तो आपको स्पष्ट तौर पर जैसे कि बताया भी गया है चित्र के अंदर कि सीधा हम देख सकते हैं कैसे जो ब्राह्मण, जो कि भारत में माना जाए तो एक बड़ी कह लीजिए समाज में उच्च वर्ग के तौर पर जाने जाते हैं, वो अपने को सरेंडर एक तरह का कर रहे हैं ब्रिटिश के सामने। उस तरीके से चित्र बनाने वाले ने पेश किया, ध्यान रखें ऐसा है या नहीं, उसको चित्र वाले ने कितने तरीके से बनाया, हमें इस पर ध्यान देना था। तो वो जो चित्र बनाने वाला है कलाकार, वो इस हिसाब से कोशिश करता है। और देखिए तो जो दूसरी गतिविधि आपको देगी पेज नंबर 3 पे, तो जैसा कि मैंने बताया था ये व्यक्तिगत तौर पर आप कर सकते हैं, इससे काफ़ी आपको सीखने को भी मिलेगा। और जैसा कि आखिरी वाला जो हमारा ये गतिविधि है पेज नंबर 7 वाला, कि स्रोत 1 और 2 को देखें, क्या आपको प्रतिवेदन और मैंने कहा रिपोर्टिंग जो कहते हैं कि स्वरूप में कोई फ़र्क दिखाई देता है, बताएं कि आपको क्या फ़र्क दिखता है। तो एक बार ध्यान से पेज नंबर आप 5 पे जाके देखेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा स्रोत 1 का, और पेज नंबर 7 पर स्रोत 2 दिखा हुआ है। तो देखिए स्पष्ट तौर पे दोनों में डिफरेंस है ना, क्लियर डिफरेंस है। देखिए पहले स्रोत 1 पर चलते हैं, सोर्स 1 पर। तो देखेंगे पहला वाला जो स्रोत है आपको स्पष्ट दिख रहा है कि होम क्या बोलते हैं उसको, गृह विभाग का है ना, होम डिपार्टमेंट जिसे कहा जाए, और वहाँ से सरकारी रिपोर्टिंग है अपने आप में, है ना। और किस तरह से ये बताने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने किस तरह से एक्शंस लिए हैं जो विद्रोही हैं, जो सिपाही विद्रोही उनके खिलाफ। और ये ध्यान रखने वाली बात यहाँ क्या है कि ये कारण नहीं बता रहे या उन परिस्थितियों को, सिचुएशंस नहीं बता रहे कि क्यों उन्होंने ये अपने आप में विद्रोह किया, कारणों के ऊपर कोई फोकस नहीं है अपने आप में, है ना, जो कि ज़रूरी बात है। लेकिन वहीं आप स्रोत 2 में जाके देखेंगे, यानी पेज नंबर 7 में आपको दिख जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्लियर है। देखिए हिंदुस्तान टाइम्स एक अखबार है, आपको अभी भी पता है ये, और ये पूरी तरह से ये जो कारण है अपने आप में बताया गया है कि किस लिए आंदोलन उन्होंने किया। जो ये देखिए वहाँ भी अपने आप में अधिकारी थे, सेना के अधिकारी, यहाँ पुलिस के अधिकारी हैं, ये बताया गया कि कारण क्या है और किस लिए ऐसा किया जा रहा है। और मीडिया की एक तरह से स्वतंत्रता देखिए, है ना, वो जो खबर पक्की बता रहे हैं, यानी एक तरह का कोई वहाँ पे अंकुश नहीं रहा गया, एक तरह का जो कंट्रोल होता है, नियंत्रण। तो देखिए दोनों में क्लियर एक डिफरेंस नज़र में आ जाता है वहाँ पे, जो कि सरकारी अपने आप विभाग था और यहाँ पर न्यूट्रल जो काम कर रही है। और ये बताया जा रहा है कि कैसे ब्रिटिशर्स है ना भारतीयों पर जुल्म ढा रहे थे उस वक्त भी, कि भारत अभी आज़ाद हुआ हुआ था 1946 में। तो चलते हैं आगे और पेज नंबर 8 के अपने देखिए यहाँ पे एक बॉक्स यहाँ पे लिखा, आइए कल्पना करें। कल्पना कीजिए कि आप इतिहासकार हैं, हिस्टोरियन कह लीजिए, इंग्लिश में इसको कहा जाता है। आप यह पता लगाना चाहते हैं कि आज़ादी मिलने के बाद एक दुर्गम आदिवासी इलाके की खेती में क्या बदलाव आए हैं। इन जानकारियों को ढूंढने के विभिन्न तरीकों की सूची बनाएं। तो देखिए तरीके तो काफ़ी हो सकते हैं। एक तो पता आपको पत्र पत्रिकाएँ होती हैं, जर्नल्स कहा जाए, न्यूज़पेपर्स होते हैं, इनके तरीके से मैगजीन्स होती हैं, ये तरीका हो सकता है। और कहा जाए कि सरकार की जो अपने विभाग होते हैं, है ना, हर सबको पता है डीएम होते हैं, है ना, डीएम ऑफिस होता है हर एक एरिया में, तो उस ऑफिस से भी मालूम कर सकते हैं कि उस ज़िले के जो अधिकारी के पास है ना, वहाँ पर किस तरह की ज़िले से रिलेटेड, उस एरिया से रिलेटेड पर्टिकुलर किस तरह के इंफॉर्मेशंस हैं, रिपोर्ट्स मौजूद हैं। ये एक तरीका हो सकता है ना, घटनाएँ होती है जो भी, तो वहाँ तो मालूम चलता ही है ना, जो कलेक्ट्रेट होता है। और एक और तरीका है जो उसका राज्य है, मान लीजिए जिस स्टेट में हम हैं या जाना है आदिवासी इलाकों को, मान लीजिए झारखंड या किन्हीं और इलाकों में, मध्य प्रदेश में, तो वहाँ का देखिए जो स्टेट होगी, मध्य प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, चाहे झारखंड सरकार जो है, यहाँ से जिसका एक होता है ना एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, कृषि विभाग, इससे सूचना इकट्ठा की जा सकती है। बिल्कुल ये भी तरीका है। और सबसे एक और तरीका है कि अच्छा तरीका है कि आप खुद जाएं, व्यक्तिगत तौर पे हम जा सकते हैं और इनका साक्षात्कार लेंगे, सर्वे कोई कर लें, ये भी तरीका है। हाँ, जाके किया जा सकता है व्यक्तिगत स्तर पे उस एरिया में जाके। और भी कई तरीके आप सोच सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर से याद करें और देखते हैं इसको। पहला,
सही और गलत बताएं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। तो देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये स्पष्ट तौर पर गलत है, क्योंकि आपको पता है ना कि हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इसमें बांटा था। पेज नंबर 3 पे भी ये दिया हुआ है, आप देख लें चाहे जाके। यहीं से आंसर बनते हैं सारे। तो मान लीजिए किताब का नाम आ गया, जेम्स मिल की किताब का नाम क्या था, कब छपा, तो ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। खा, सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। तो देखिए, ये भी गलत है। अंग्रेजों के भाई देख जो सूचनाएं बनी वहाँ से देते थे, वो क्या वो सच होती थी? और जितनी होती थी वो अपने फ़ायदे के लिए होती थी, अपने हिसाब से होती थी। उनके जनता के अधिकार, उनकी परिस्थिति, कितनी गरीबी के साथ जी रहे हैं, कितनी कठिनाई के साथ जी रहे हैं, उनसे मतलब बिल्कुल नहीं था। तो इसका भी गलत है। चलिए गा देख लेते हैं। अंग्रेज़ों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिल्कुल सही बात है यार। हमने देखे भी कुछ फ़ोटोज़, आपको पता है कि अंग्रेज अधिकारियों के ये तरीके थे। उन्होंने, आपको पता हो, को जनगणना की स्टार्टिंग की है ना। तो जनगणना भी एक जो सेंसस आज भी लिया जाता है वहीं से आ रहा है ना। चलिए आगे, आइए विचार करें और इस पर देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न, जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को जिस तरह कालखंडों में बांटा है उसमें क्या समस्याएं हैं? तो देखिए, स्पष्ट आपको पता है कि अंग्रेज अपने फ़ायदे के लिए आए थे और जो चीज़ें वो करते थे अपने फ़ायदे के लिए करते थे। और यहाँ तक नहीं, जो लेखक भी होते थे वहाँ के, उनके देश के, जो उनके द्वारा मंगाए गए थे, भाई तो उनके लिए सोचेंगे ना, उनके फ़ायदे के हिसाब से सोचेंगे। तो वो दिखाना चाहते थे कि वो ज़्यादा सुपीरियर है और हम कमज़ोर है, यार भारतीय जो है वो उनसे कमतर हैं, इन्फीरियर हैं। तो एक कारण आपको यहाँ पर नज़र आ गया है ना कि इसमें एक दिक्कत ये थी, वो ऑलरेडी एक प्रिजुडिस जिसे बोलते हैं, पूर्वाग्रह के साथ जी रहे थे। यानी कि अगर हम बिंदु बनाएं, पॉइंटर्स में अगर देखना चाहे, तो आपको पता है हम ऐसा बना सकते हैं कि जो जेम्स मिल का मानना था कि जितने जो एशियाई समाज हैं, है ना, एशियन सोसाइटीज़ जिन्हें कहा जाए इंग्लिश में, ये अपने आप में जो यूरोप की जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन है, उसकी तुलना में कमतर है ना, निम्न दर्जे की, लोअर लेवल की है। और एक और दिक्कत आपको पता है कि इन्होंने कैसे कालखंड में बांटा है। ब्रिटिशर्स के आने से पहले 3 तो आपको पता है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, 3 कालखंडों में बांटा। और धार्मिक विभाजन इन्होंने किया। क्या अंग्रेजों के आने से पहले क्या मुस्लिम जो शासक थे, क्या वो शासन उन्हीं का था? क्या हिंदू उसमें नहीं थे? अपने आप में धर्म के आधार पर खास बांट देना, या पहले के भी जो रहे हिंदुओं के टाइम में भी, क्या एक खास धर्म था? तो एक धर्म के नाम पे बांट देना अपने आप में ये तरीका गलत है अपने आप में, है ना। और इसने एक तरह से हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा की, और है ना, हिंदू को बड़ा, मुस्लिम को छोटा, कुछ इस तरह से, मुस्लिम को बड़ा कभी हिंदू को छोटा। और आपको पता है डिवाइड एंड रूल, आपने भी सुना होगा, फूट डालो और शासन करो, अंग्रेजों की नीति थी। ये इसी के तो उदाहरण है। ये ऐसा लिखते थे तो ये बात धीरे धीरे फैली थी लोगों में। देखिए उसका सिलसिला कहाँ तक चला है आज भी। वही पहले कोई लड़ाई नहीं होती थी, अच्छे से रहते थे लोग, क्यों उसके बाद में इस तरह से हो गए अंग्रेजों के आने के बाद में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। 3 नंबर, अंग्रेज़ों ने सरकारी दस्तावेज़ों को किस तरह सुरक्षित रखा? तो देखिए आपको पता है संग्रहालय के बारे में, आर्काइव्स के बारे में, और जिन्हें कहा जाए हिंदी में राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार, आपको पता है ये दिल्ली में बने थे। तो ये तरीका भी अपनाते थे, वो रखते इसलिए थे कि बाद में आसानी उनके लिए हो जाती थी ना। वो सारे रखेंगे तो उसके ऊपर बाद में बहस करना, उसके हिसाब से इतनी पॉलिसीज़ बनाना उनके लिए आसान हो जाता है। और यही ब्रिटिशर चाहते थे, और अपना फ्यूचर भी वो देखते थे इसी हिसाब से कि इस तरह के अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रहेंगे तो उनको आगे जाके फ़ायदा ही मिलेगा। और इसी हिसाब को उन्होंने ध्यान भी रखा। और एक और बात है यहाँ पे कि अपने आप ही प्रूफ हो सकते हैं, है ना। ये प्रूफ ही तो है डॉक्यूमेंट सारे। क्या क्या किया ब्रिटिशर्स ने, क्या नहीं किया, अपने आप को बताने के लिए क्या दिखाएंगे, वो प्रूफ्स है वो सारे के सारे, है ना। सत्यापन एक तरह के, जो सत्यापित करते ये डॉक्यूमेंट्स, अपने आप में एक एविडेंस ही तो है ये। चलिए 4 नंबर पे देखते हैं प्रश्न। इतिहासकार पुराने अखबारों से जो जानकारी जुटाते हैं वह पुलिस की रिपोर्टों में उपलब्ध जानकारी से किस तरह अलग होते हैं? तो देखिए एक चीज़ तो आपको पता है कि जो इतिहासकार हैं, हिस्टोरियंस, वो अपनी जो उनके स्रोत होंगे अपने आप में, वो आधिकारिक भी होंगे और गैर आधिकारिक भी होंगे। क्योंकि सिर्फ सरकार से जो दस्तावेज मिलेंगे सिर्फ उसी पर बेस नहीं होते हैं। पर्सनल इंटरव्यू लेना, सर्वे लेना, आपको रिसर्चर करते हुए ऐसा मिल सकते हैं, आपने सुना भी होगा कई बार।
और वहीं आप देखेंगे पुलिस का, तो अपने आप में देखिए वो प्रशासनिक रवैया उनका होता है, और सारे जो सूचनाएं हैं वो अपने आप में सरकारी जो दस्तावेज उसके हिसाब से वो लेते हैं, और ये चीज़ें उनको अदर चीज़ों से जो इन्फॉर्मेशन लेने से रोक देती है। क्योंकि हम देखिए हम सारी बातें नहीं जान सकते, वो अपने आप में हम क्या जान सकते कि प्रतिबंधित है अपने आप में, वो जो चाहते हैं वही हम जान सकते हैं, हम जो चाहते हैं वो सारी बातें नहीं। एक बार लोकतंत्र के लेसन में भी आप ये देखेंगे इस तरह से बात रहती है कि नेताओं को जो हम चुनते हैं वो हमारे बारे में सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम उनकी सारी बातों को नहीं जान पाते कई बार अंदर की, है ना। और एक और बात, पुलिस रिपोर्ट का हम देख सकते हैं अपने आप में कि ये गंभीर रूप से अपने आप में जिसके प्रोसेस होते हैं पूरे के पूरे, इनका तरीका होता है, आप देखेंगे सारे रिपोर्ट्स होती हैं इनकी जो भी, वो रिकॉर्ड के तौर पे रखते हैं अपने आप में, है ना। रिकॉर्ड्स होते हैं सारे, ना कि उसके आधार पे कोई और आगे कुछ इसका इस्तेमाल करना, ये सब मकसद उनका उससे जुड़े हुए प्रक्रिया को अपना के फिर एक रिकॉर्ड बना के रख लेना। और वहीं आप देखेंगे कि जो इतिहासकार के तौर पे यहाँ पे बात की गई है, लेकिन आप देखेंगे जो पत्रकार होते हैं, है ना, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इनके जो तरीके होते हैं ये गहराई में जाते हैं चीज़ों के अपने आप में, और किसी भी घटना के बारे में क्या हुआ, ये तरीका अपने आप में अलग है। देखिए पुलिस के तरीके से पुलिस कई बार किसी खास एक सूचना को अनदेखा भी कर सकती है, करती भी है, आपको पता है ऐसी चीज़ें। लेकिन देखिए जो मीडिया होती है, ये सब इतिहासकार होते हैं, देखिए इनका तो हाँ, क्योंकि वो बंधे होते हैं ना, पुलिस भी आपको पता है नेताओं से बंधे होते हैं, तो कई बार घूस दे के ऐसे रिपोर्टें बना दी जाती हैं, प्रभावित हो जाता है उनके डिसीजन अपने आप में, वो पूरे इम्पार्शियल कई बार नहीं हो पाते हैं। लेकिन देखिए वहीं बंधे नहीं होते जो मीडिया, जो इतिहासकार रिसर्चर हैं, वो अपने आप में फ्री होते हैं एक तरह से, और वो जो सूचना लाते हैं वो अपने आप में निष्पक्ष होता है कई बार, उस पर कोई दबाव ज़्यादा नहीं रहता। तो देखिए इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के जो इतिहासकार होता है वो जब इंफॉर्मेशन लेते हैं, कुछ जानते हैं, तो ना केवल आधिकारिक स्रोतों पर निर्भर होते हैं, बल्कि गैर आधिकारिक न्यूज़पेपर्स, पत्रिकाएँ जो पत्री होती है वो निर्भर होते हैं। क्योंकि देखिए सरकारी रिकॉर्ड्स अपने आप में बायस्ड होने की संभावना रहती है, और अंग्रेज सब पता है अपने फ़ायदे के लिए करते थे, तो अपने लिए अपने हिसाब से वो बनाते थे रिपोर्ट कि उनको कम से कम नुकसान हो, यानी उनका जो अपने आप में चेहरा है उनका ख़राब ना हो। चेहरा से जुड़ी जो परसेप्शन जिसे बोलते हैं हम, है ना, कि उनके बारे में लोग गलत राय ना बनाए कहीं पर, कि वो सब जगह सही थे, है ना। जैसे जनरल डायर ने गोली चला दी, वो अपनी जगह पे वो अपने आप को बताए कि वो सही थे अपने आप में, ऐसा बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको पता है वो गलत था अपने आप में, कितने निहत्थे लोग मारे गए, काफ़ी लोग। तो ज़रूरी है सच के कई तरीक़ों को जानना, कई सोर्सेज पर को बारे में जानना, ना केवल एक स्रोत पर, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर निर्भर हो जाना। चलिए 5वें प्रश्न पे देखते हैं, आइए करके देखें। क्या आप आज की दुनिया के कुछ सर्वेक्षणों का उदाहरण दे सकते हैं? सोचकर देखिए कि खिलौना बनाने वाली कंपनियों को यह पता कैसे चलता है कि बच्चे किन चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, या सरकार को यह कैसे पता चलता है कि स्कूलों में बच्चों की संख्या कितनी है। इतिहासकार ऐसे सर्वेक्षणों से क्या हासिल कर सकते हैं? तो देखिए सर्वे ना केवल सरकार के द्वारा, बल्कि जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं उनके द्वारा भी सर्वेक्षण कराए जाते हैं, सर्वे कराए जाते हैं, हाँ, अपने तरीक़ों से। चाहे बायजू जैसे आपको पता है ये भी अपने डॉक्यूमेंट्स ये कराते हैं अपनी ओर से सर्वे, लोगों के ऊपर, विद्यार्थियों के ऊपर, अपने किसी प्रोडक्ट के लेकर, है ना। तो ऐसे ही, और ये छोड़िए और भी होते हैं कई प्रचार करने के लिए, और भी कोई सामान होते हैं डेली प्रोडक्ट्स के रूप में जो होते हैं उनके लेकर। तो यानी कि अपने आप में जो जनांकिकीय जिसे कहा जाए, डेमोग्राफिक जो बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, जनसंख्या में बदलाव होते हैं, उनको लेकर, रोजगार कहा जाए, रुचि जो होती है उनको लेकर अलग अलग, और इसको और भी शामिल कर सकते हैं, इनको ध्यान में रखकर सर्वे किए जाते हैं। और इसका तकनीक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और गैर तकनीकी भी हो सकता है, खुद लोग जाके साक्षात्कार लें, इंटरव्यू लें, ये भी हो सकता है, सर्वे लें। और या ऑनलाइन भी आपको पता है कि मीडिया में आपको नज़र आता होगा कई बार, है ना, कि कोई पॉलिसी सरकारी गलत है या सही है, फिर वो ऑनलाइन दिखाते हैं आपको। कई बार अपनी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखा होगा, क्या सरकार का फैसला सही है या गलत है, आप ख़ास नंबर पे मैसेज कीजिए, ये तरीका ही तो है। और आपको पता है कि घर हो गया, स्कूल हो गया, और कई से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, मॉल्स हो गए, सारे ऐसे हैं, जगह हैं, सभी अपनी अपनी जगह के हिसाब से, जहाँ की वो चीज़ है उसके हिसाब से सर्वे चलते हैं। तो सरकारी भी चलते हैं और प्राइवेट भी चलते हैं, दोनों पर। और देखिए इतिहासकार को क्या फ़ायदा नहीं है बताइए इससे, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है।
है ना, जितना गिना सके और जितना हम सोच सकें। जैसे कि वो जान सकते हैं कि रुचियों के बारे में, कि जनता जो है या लोग किस चीज़ को प्रेफरेंस कर देते हैं, है ना, वरीयता देते हैं, क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी होती है ना, उनकी जीवन शैली कैसी है, लाइफ स्टाइल कैसा है ना, समाज में राजनीतिक सत्ता कैसी है, पॉलिटिकली कैसे समाज काम कर रहा है, समाज की व्यवस्था कैसी है ना, समाज में अर्थव्यवस्था किस तरह से काम करती है या कर रही थी अगर इतिहास में जाए तो, और ऐसे कई तरीके हो सकते हैं। तो आप इसी तरह जानते रहिए, समझते रहिए। तो इस तरह से जो हमारा पहला पार्ट है वो ख़त्म होता है। आप समय का अच्छा प्रयोग करें। उम्मीद है कि आपने इसमें अच्छा कुछ जाना होगा, नया जाना होगा। और इसी तरह से हम पार्ट के अंत की ओर जा रहे हैं। आप सही से पढ़ें, समय का सदुपयोग करें। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्ते स्टूडेंट्स, आप सभी को नमस्कार। जो लोग कक्षा 8 में नए